नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कल बड़ा फैसला आने को है। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद यहां पे जताई जा रही है। फैसले से पहले सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट मोड पर है। फैसले से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी आया। कोर्ट का हर फैसला स्वीकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में कल बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को इस मामले पर महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद यहां जताई जा रही है। जो भी फैसला आएगा उससे पहले सरकार से लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि माहौल शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बना रहे। वहीं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेलवे और राज्य प्रशासन दोनों ही इस मामले को मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, जो भी आदेश जो है कोर्ट देगा, सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और ये भी कहा कि अगर रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटता है तो क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और रेलवे की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ पाएंगी। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा फैसला सुना सकती है और इसको लेकर शासन, प्रशासन, पुलिस सभी लोग यहां पे एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कल बड़ा फैसला आ सकता है। एक महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद यहां पे की जा रही है। तो वहीं आप देखिए, पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया ताकि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था जो है वो भी बने रहे। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आएगा, जो भी बड़ा फैसला कोर्ट सुनाएगी, उसका हम पालन करेंगे। और अगर ये अतिक्रमण हटता है तो राज्य के विकास में जो है गति मिलेगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा फैसला सुनाएगी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र का जो प्रकरण है काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे, उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। तो उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता दें। उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के फार्म हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिलने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए सौरभ यहां कार्य कर रहे हैं, किसका लाभ क्षेत्र वासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा, ईश्वरी प्रसाद गंगवार और सुरेश गंगवार हैं। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने पहुंचे। हमारा उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं, हमारा उद्देश्य है वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। जब सब एक होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता सुरेश गंगवार ने धोखेबाजों पर हमला करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सपेरों की बस्ती है, हमने सारे सांपों को पकड़वाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। चुनाव की दृष्टि से न भारतीय जनता पार्टी सोचती है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना, इलाके का विकास करना। और इस क्षेत्र से मैं ऋणी हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के यहाँ आया तो उन्होंने 38,000 वोटों से जीता करके एक रिकॉर्ड बनाया था। आज सौरभ है, यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ रुचि रखता हूँ। जितनी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे गति और बढ़ेगी। क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की तरक्की के लिए और क्षेत्र में हमारा आपसी जो पारिवारिक भाईचारा उसके बनाए रहने के लिए गंगवार परिवार को गिरमी भी पड़ना पड़ेगा तो पड़ जाए। हमारे गांव में ना सपेरों की बस्ती है। आस्तीन के सांप हमने पकड़वा दिए हैं पहले ही।
अब नहीं पता कौन आस्तीन का सांप है। हमारे यहाँ बस्ती में सब सपेरे रहते हैं, वो सब जितने आस्तीन वाले थे सब पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया। मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं सौरभ भाई, इनको मिलेंगे। तौर पर यही कहा। सीधे आप सभी को लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उद्बोधन यहाँ सुना। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यहाँ हरिद्वार रानीपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, सचिव संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड श्री दीपक कुमार गहरोला जी, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे सामने बैठे हुए मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री ओम प्रकाश जमदग्नी जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, देवेंद्र भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, स्वामी संयुक्तानंद जी पीजी से आए हैं, सत्य प्रकाशानंद जी मलेशिया से, देवभाषा संस्कृत के सभी सम्मानित विद्वजन, अटल जी, हमारे पूज्य स्वामी जी, मैं आप सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। आप सब पधारे हैं। अन्य देशों से भी मुझे बताया गया है कि दुनिया के अनेक देशों से भी हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, विद्वजन आए हैं। हमारे सभी सम्मानित यहाँ के सभी शिक्षकगण, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे संस्कृत और विश्वविद्यालय के हमारे अधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वजन हैं उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं
वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां वे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। इस दौरान मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में दोगुनी गति से विकास कार्य हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन के क्षेत्र में एक नई गति प्रदेश को मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 4 धाम के अंतर्गत केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो अभूतपूर्व है। 4 धाम योजना के तहत सड़कों का लाभ लगातार मिलने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए लगातार चिकित्सकों की नियुक्तियां भी धामी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से अनेक जगहों को हेली सेवा जो है शुरू की गई है, जो मील का पत्थर साबित हो रही है। सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां जो 2022 से 2025 की हैं, आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सड़क कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, इस क्षेत्र में सरकार ने, उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां की हैं। जहां हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं होता था, आज 7 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश में है और डॉक्टरों की लगभग हर पीएससी तक डॉक्टरों की नियुक्तियां करने में सरकार सफल रही। टिहरी के कोटी कॉलोनी में पिछले 3 दिन से चल रहे कायाकिंग कैनोइंग की इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 का शानदार समापन किया गया। 22 देशों के खिलाड़ियों की मौजूदगी ने झील को इंटरनेशनल एरिना बना दिया, जहां हर लहर पर तालियां गूंजती रही। विदेशी चैंपियंस के उत्साह और भारतीय खिलाड़ियों के जलवे ने माहौल को पूरी तरह जोश में भर दिया। साथ ही टीम इंडिया ने पहला स्थान पाकर पूरे आयोजन को तिरंगे के जोश से भर दिया, जबकि सीएम धामी की मौजूदगी ने इसे और भी भव्य बना दिया। और अब इस रोमांचक दिन की तेज, ताजा और असली तस्वीरें हमारे संवाददाता भारती सकलानी की खास रिपोर्ट में देखिए। टिहरी झील में चमकती नीली लहरों ने ऐसा नजारा देखा जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चतुर टिहरी वाटर स्पोर्ट कप 2025 का समापन भव्यता, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय तिरंगे के गर्व से भरपूर माहौल के बीच हुआ। भरी भीड़, विदेशी खिलाड़ियों का जोश, कैमरे की फ्लैशिंग लाइट्स और लगातार गूंजती तालियों के बीच पूरा टिहरी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ग्लोबल एडवेंचर कार्निवल का केंद्र बन गया हो। कोरिया से लेकर कजाकिस्तान, इटली से लेकर इंडोनेशिया और खासकर सर्बिया की टीम ने माहौल में अंतर्राष्ट्रीय रंग घोल दिए। जब हमारी संवाददाता भारती सकलानी ने इस विदेशी खिलाड़ियों से बात की तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, टिहरी लेक फील्स लाइक नेचर स्टेडियम, परफेक्ट फॉर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स। तो वहीं सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इतने जबरदस्त मुकाबले में कौन आगे निकलता है। और जब परिणाम आया तो तिरंगा फहरा उठा। भारत में पहला स्थान हासिल कर पूरे आयोजन पर अपनी छाप छोड़ दी। स्टेडियम में खड़े खड़े लोग नारे लगा रहे थे, इंडिया इंडिया। यही वह पल था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच पर आकर विजेताओं को ट्रॉफी भेंट की। उनके हाथों में ट्रॉफी उठते ही पूरा टिहरी तालियों से गूंज उठा। टिहरी झील में समापन समारोह के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस चैंपियनशिप ने उत्तराखंड की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई दी है। उन्होंने बताया कि 22 देशों के खिलाड़ियों की
भागीदारी साबित करती है कि टिहरी अब सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बन चुका है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार टिहरी झील को विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से कर रही है। भी हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के आर्थिकी को भी मदद मिलेगी, यहाँ का व्यवसाय भी चलेगा, होटल चलेगा, अन्य काम चलेंगे और इस प्रकार के आयोजन होते रहे। तो वहीं सर्बिया के सुपरस्टार मार्को ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने इंडिया की खूब तारीफ की और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हुनर और जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। इसी बातचीत में उन्होंने गर्व से बोला, भारत माता की जय। उनकी ये बात सुनकर दर्शक दोनों ही रोमांचित हो उठे। साथ ही मार्को ने कहा कि उनकी नजर में उत्तराखंड आने वाले सालों में एशिया का सबसे बड़ा एडवेंचर ट्रेनिंग हब बन सकता है। साथ ही मार्को में उत्तराखंड की तारीफ करते हुए कहा कि योर हॉस्पिटैलिटी अनबिलीवेबल। यहाँ के लोग दिल से खेल को सपोर्ट करते हैं और आपको बता दें कि उनके साथ सेल्फी लेने वालों की लाइनें खत्म ही नहीं हो रही थी। फैंस को देखते हुए मार्को हंसते हुए बोले, आई फील लाइक इट्स माय होम। First thing, are you enjoying India? Yes, quite a lot. Yeah, it's Okay. nice. I just when we were coming here, I was trying to learn something, but it's really hard to pronounce it. It's okay, but you can try. Yeah, I just found out that when you say thank you, it's shukriya. इस पूरे आयोजन के दौरान न्यूज इंडिया ने कई इंटरनेशनल कोच और एक्सपर्ट से बातचीत की। बातचीत के बीच कनाडा के कयाकिंग और कोनाइकिंग के एक्सपर्ट्स जैक भारत में इस खेल के भविष्य पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि भारत में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं और युवा प्रभावितों के लिए कई अवसर खुल रहे हैं। You are from Canada, right? Yes. Okay, could you please tell me about something kayaking canoeing? So this is a canoe kayak race. Yes. This is the President Cup. So it's basically canoe and kayaking boats. It's called canoe sprint. Okay. It's an Olympic discipline where you see one person on a boat. That's called K1. इसके अलावा कयाकिंग और कैनोइंग के एक्सपर्ट दिल्ली के प्रेस्टीज ने बताया कि इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप को आखिरकार टिहरी में इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि टिहरी झील की शांत और साफ पानी की बनावट, आसपास की घाटियों की सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण इसे विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए परफेक्ट बनाते हैं। त्रिलोचन सिंह है, मैं दिल्ली स्टेट काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली से, और हम दिल्ली में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी रही है उनको इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चतुर टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप ने टिहरी झील को सिर्फ बिजली के स्रोत से आगे बढ़ाकर एक ग्लोबल एडवेंचर हब में बदल दिया। खिलाड़ियों के हुनर और रोमांच ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके भविष्य के नए अवसर खोले हैं। भविष्य में जब भारत में ओलंपिक होगा तो कयाकिंग और कैनोइंग के रेस संभावना है कि टिहरी में आयोजित की जाएगी, जिससे खिलाड़ी और राज्य दोनों लाभान्वित होंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन टिहरी और पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय व्यवसायों को नई रौनक प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग के नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में 1993 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी रंजन कुमार मिश्रा ने विभागीय मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाला, जहां चार्ज संभालने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में वन संरक्षण को मजबूत करना, जंगलों में लगने वाली आग पर प्रभावी नियंत्रण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीएफओ और रेंजर्स को निर्देश दिए कि हर महीने एक दिन प्रभागीय दिवस आयोजित किया जाएगा, ताकि आम जनता, स्थानीय समुदायों और वन विभाग के बीच संवाद और समन्वय को और बेहतर बनाया जा सके।
हमारा उत्तराखंड के जो जज सामान्य है उनको वन विभाग तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मन में है जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का, एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मन में है कि प्रत्येक हमारे जो DFOs हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं उसको तय करूँगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे। अब खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने मेडिकल कॉलेज के पास बने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में संचालित इस नशा मुक्ति केंद्र का निश्चित रूप से ड्रग एडिक्ट को लाभ मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा ड्रग्स के विरोध मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच करी जा रही है, जिसमें रेगुलेशन भी है, रिफॉर्मेटिव भी अप्रोच करी जा रही है। तो उसके तहत हम लोग रिफॉर्मेटिव अप्रोच के तहत नशा मुक्ति केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP हम दोनों यहाँ आए थे। यहाँ देखा गया कि 26 पेशेंट्स हैं जिनको टेक केयर कर रही है यहाँ फैसिलिटी जो हमारी है, और एज़ कम्पेयर टू अदर फैसिलिटीज़ जो हमने प्रीवियसली विज़िट करी, यहाँ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ लोग भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। आई थिंक 26 में से 24 ऐसे लोग थे जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे। 2 नए पेशेंट्स थे, तो अभी उस वाले फेज़ में रहते हैं जब उनकी काउंसलिंग करी जाती है, फिर उन्हें इंटीग्रेट किया जाता है ग्रुप में, तो वो उस फेज़ में है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे।